हे दोस्तों, स्टोरी के इस एपिसोड को समझने के लिए स्टोरी के पिछले एपिसोड ज़रूर पढ़ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टोरीज को शेयर कर दीजिएगा। रीत भरे गले से बोलती है, मत कीजिए हम पर ऐसे सितम, सह नहीं पाएंगे हम। प्यार नहीं तो नफरत ही दे दीजिए, लेकिन इस तरह से मुंह मत मोड़िए। उसकी आंखों में दर्द देखकर अभिमन्यु का दिल 1000 टुकड़ों में टूट रहा था। वो अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेता है। रीत उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, अभी आप मुझसे प्यार नहीं करते, कोई बात नहीं, मैं आपकी नफ़रत में ही खुश हूँ। आप मुझसे जितनी चाहे उतनी नफ़रत कीजिए, आप मुझ पर गुस्सा कीजिए, लेकिन इस तरह मेरी मोहब्बत को झूठा मत बोलिए। मेरे साथ यूँ अजनबियों वाला बर्ताव मत कीजिए। अभी मैं सह नहीं पाऊँगी, मर जाऊँगी। अभी मैं मर जाऊँगी। प्लीज़ अभी ऐसे मत कीजिए, प्लीज़। वो अभिमन्यु के सीने पर सर रख जोर जोर से रोने लगती है। उसकी आंखों से बहता हर एक आंसू का कतरा अभिमन्यु के दिल पर किसी खंजर की तरह वार कर रहा था। वो रीत को गले लगाने के लिए अपने हाथ उठाता है, लेकिन उन हाथों को हवा में ही रोक लेता है और अपनी आंखें बंद कर अपना चेहरा ऊपर की तरफ कर लेता है। उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर जाते हैं। भले ही अभिमन्यु ने उसे गले नहीं लगाया था, लेकिन उसने रीत को खुद से दूर भी नहीं किया था। काफ़ी देर तक रोने के बाद वो उससे अलग होती है और अपने आंसू पोंछकर वहाँ से जाने लगती है। अभिमन्यु की नज़र जैसे ही उसके हाथ पर पड़ती है, अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसे नहीं पता था कि रीत के हाथों की चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथों में चुभ गई हैं। उसके हाथों की चोट देखकर अभिमन्यु को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रीत का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगा। रीत उसे हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या ढूंढ रहा है। तब रीत बोलती है, अभी आप क्या ढूंढ रहे हैं, मुझे बताइए, मैं ढूंढ देती हूँ। तब अभिमन्यु परेशान होकर बोलता है, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? तब रीत उसे बताती है, वो लेफ्ट साइड वाले ड्रॉर में है। अभिमन्यु तुरंत बॉक्स लेकर आता है और उसके पास बैठते हुए बोलता है, लाओ अपना हाथ आगे करो। रीत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़री सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अभिमन्यु हल्के गुस्से में बोलता है, मैंने कहा ना, अपना हाथ आगे करो। वो उसके हाथ पर दवा लगाते हुए बोलता है, जरी सी चोट नहीं है ये, कितनी गहरी चोट लगी है। रीत नम आंखों से उसे देखकर खुद से बोलती है, कैसी मोहब्बत है ये आपकी। अभी दर्द भी मुझे खुद ही देते हैं और मरहम भी खुद ही लगाते हैं। अभिमन्यु जानता था कि रीत क्या सोच रही है। वो उसके हाथ पर पट्टी बांधकर फर्स्ट एड बॉक्स साइड में रखता है। फिर उसकी तरफ देखकर बोलता है, ज़्यादा मत सोचो और जाकर चेंज कर लो।
तुम्हारी साड़ी पर खून के धब्बे लग गए हैं और रेस्ट करो। इतना बोलकर वो तुरंत ही रूम से बाहर चला जाता है। रीत कबर्ड से दूसरी साड़ी निकालती है और चेंज करने चली जाती है। भले ही उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक खुशी भी थी। खुशी इस बात की थी कि भले ही अभिमन्यु अपना प्यार जाहिर नहीं कर रहा था, लेकिन उसे दर्द में देखकर अभिमन्यु की बेचैनी, उसकी घबराहट, उसके लिए उसकी परवाह, उसकी फिक्र इस बात का सबूत थी कि आज भी वो उससे उतनी ही मोहब्बत करता है, या फिर शायद उससे भी ज़्यादा। रीत चेंज करके आती है और अपने रूम की बैल्कनी में लगे झूले पर बैठ जाती है। रात का वक्त, रजावत मेंशन, रूही और वैभव का घर। डाइनिंग टेबल पर रूही, वैभव, रितेश और उसकी दूसरी पत्नी मृणाली, रजावत, रूही और वैभव की मॉम सब बैठे थे। सभी लोग डिनर कर रहे थे। रितेश रूही से बोलते हैं, कल मेरी प्रिंसेस का बर्थडे है। मेरी प्रिंसेस को क्या गिफ्ट चाहिए? अपने डैड से। मृणाली, हाँ बेटा बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? अपने डैड और अपनी मॉम से। मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे और वैभव भाई को आप दोनों से जो चाहिए था वो था आप दोनों का थोड़ा सा टाइम और आपका प्यार। तब तो आप लोग वो दे नहीं पाए, और अब मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। रितेश थोड़ा उदास होकर बोलते हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो प्लीज़। उस वक्त हम आपको टाइम। रूही बीच में उनकी बात काटते हुए बोलती है, इट्स ओके डैड, प्लीज़ आप एक्सप्लेन मत कीजिए। मैं आप लोगों से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन हाँ मॉम डैड, मैं आप दोनों को बता देती हूँ कि इस बार भी मैं अपना बर्थडे सबसे पहले बड़ी माँ, अभिमन्यु भाई और भाभी के साथ सेलिब्रेट करूँगी। तो आई होप आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रूही की बात सुनकर मृणाली को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठी मुस्कान के साथ बोलती है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? तुम्हें जिससे खुशी मिलती है तुम वो करो। तुम दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। क्यों, सही कहा ना मैंने? रितेश हाँ। रूही खुश होकर बोलती है, कल पार्टी में मैं आप दोनों को भाभी से मिलवाऊंगी। उसके मुंह से भाभी सुन मृणाली तो चुपचाप वैसे ही बैठी थी, लेकिन रितेश हैरान होकर बोलते हैं, क्या क्या कहा तुमने भाभी? यस डैड, अभिमन्यु भाई की वाइफ, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। रितेश हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से बोलते हैं, उसने शादी कर ली और मुझे यानी अपने डैड को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वैभव व्यंग तरीके से बोलता है, क्या कभी आपने अभिमन्यु भाई को बेटे का प्यार दिया है? जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी तब तो आपने उन्हें छोड़ दिया। अब आप चाहते हैं कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ की बातें आपसे डिस्कस करे। रितेश गुस्से से अपनी मुट्ठी कसते हुए बोलते हैं, वैभव
तुम भूल रहे हो कि तुम अपने डैड से बात कर रहे हो। तब वैभव और रूही दोनों ही गुस्से से उठकर वहां से चले जाते हैं। मृणाली रितेश के हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, शांत हो जाइए रितेश, बच्चा है वो अभी। रितेश, समझा लो मृणाली उसे, मेरे सब्र का इम्तिहान ना ले, वरना मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा बेटा है। रितेश गुस्से से बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। मृणाली अपने फ़ोन से किसी को कॉल लगाकर बोलती है, सारी तैयारियां हो गई, कुछ खास लोग भी आने वाले हैं कल की पार्टी में, ध्यान रहे निशाना चूकना नहीं चाहिए। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, अब तो बस कल का इंतज़ार है। इधर रायचंद पैलेस में रीत मिट्टी के साथ मिलकर डाइनिंग टेबल पर डिनर अरेंज करती है। थोड़ी देर में सभी लोग टेबल पर आ जाते हैं। रीत सबको खाना सर्व कर रही थी। उसने अपने हाथ को जिस पर पट्टी बंधी हुई थी उसे अपनी साड़ी के आंचल से ढक रखा था। कौशल्या की नज़र जैसे ही उसके हाथ पर जाती है वो तुरंत उसका हाथ देखकर परेशानी के भाव के साथ बोलती है, रीत, आपके हाथ में ये चोट कैसे लगी? उनकी बात सुन सभी की नज़रें उसके हाथ पर चली जाती है। विवेक भी परेशान होकर बोलते हैं। अभिमन्यु अपनी नज़रें झुकाकर बैठा था। उसे खुद पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रीत चुप खड़ी थी। सरला, बताइए बेटा, आपको ये चोट कैसे लगी और आपने हमें बताया क्यों नहीं? अभिमन्यु, दादी वो रीत को चोट मेरी। रीत बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोलती है, दादी वो मैं चूड़ियाँ उतार रही थी तो वो बस टूटकर हाथों में चुभ गई। उसकी बात सुन अभिमन्यु उसे गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से घूरने लगता है। वहीं तेजस और अभय दोनों एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि दोनों को ही समझ आ गया था कि रीत झूठ बोल रही है। कोई और भी था जो ये समझ रहा था कि रीत झूठ बोल रही है। वो कोई और नहीं बल्कि कौशल्या थी। कौशल्या अभिमन्यु और रीत दोनों के ही चेहरों के एक्सप्रेशन देख रही थी। सरला रीत को डांटते हुए बोलती हैं, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं रीत? आपको ध्यान रखना चाहिए था ना। देखिए कितनी चोट लग गई है आपके हाथों में, आप अपना ख्याल नहीं रखती। रीत उदास होकर बोलती है, सॉरी दादी, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। शैलेंद्र, बस कीजिए सरला, और कितना डांटेंगी बच्ची को? देखिए उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। सरला उसके पास आकर बोलती है, रीत आप रो रही हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको ज़्यादा डांट दिया। रीत उसके गले लगकर बोलती है, नहीं दादी, ये आंसू तो खुशी के हैं। आपकी डांट में मुझे अपनापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं अपनों के बीच हूँ। चाची की डांट, उनकी मार में हमेशा मुझे अपने लिए सिर्फ नफ़रत ही दिखाई दी, लेकिन
आज आपकी डांट में मुझे अपने लिए प्यार और फिक्र नज़र आई। वो उनसे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे आप सब मिले। सरला, नहीं बेटी, खुशकिस्मत तो हम हैं जो आप हमारे घर में बहू बन के आई हैं। आप यहाँ बैठिए। वो उसे चेयर पर बैठाते हुए बोलती है, आपके हाथ में चोट लगी है ना? हम आपको अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। रीत मुस्कुराते हुए बैठ जाती है। सरला उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हैं। सभी के फेस पर प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। सभी लोग डिनर करते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। अभिमन्यु भी रूम में आ जाता है और अपनी ऑफिस की फाइल्स देखने लगता है। कुछ देर बाद रीत किचन का काम खत्म करके रूम में आती है तो उसे अभिमन्यु कहीं नज़र नहीं आता। वो जैसे ही अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम की तरफ मुड़ती है, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। रीत हैरानी से उसे देखते हुए बोलती है, क्या कर रहे हैं आप अभी? छोड़िए मुझे। अभिमन्यु उसे दीवार से लगाकर बोलता है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। रीत, कैसे सवाल? अभिमन्यु, तुमने घर वालों से झूठ क्यों बोला कि ये चोट तुम्हें चूड़ियाँ उतारते समय लगी है? रीत, मैंने झूठ बोला क्योंकि आपने भी तो सबसे झूठ बोला था। अभिमन्यु अपनी आईब्रो रेस करते हुए बोलता है, मैंने कब झूठ बोला? रीत उसके गले में अपने हाथ फंसाते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता था मेरे पति देव की याददाश्त इतनी कमज़ोर है। और हंसने लगती है। अभिमन्यु उसके इस अंदाज को देखकर कुछ देर के लिए उसमें खो सा जाता है और एकदम से उसके करीब जाकर उसके कान में कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रही हो मेरे साथ? उसकी आवाज़ से रीत को ध्यान आता है कि अभिमन्यु उसके कितने पास है। वो घबरा कर जाने को होती है तो अभिमन्यु उसका रास्ता रोक लेता है। वो दूसरी तरफ से निकलने को होती है तो अभिमन्यु फिर उसके सामने आ जाता है। वो झल्ला कर बोलती है, प्लीज़ अभी मुझे परेशान मत कीजिए, जाने दीजिए मुझे। रीत उसे हल्के से धक्का देकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। उसे ऐसे देख अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है और सोने चला जाता है। कुछ देर बाद रीत बाहर आती है तो उसे सोया हुआ देख उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वो भी सोफे पर जाकर सो जाती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही स्टोरीज़ को शेयर कर दिया करें। आपने कहानी के पिछले एपिसोड्स नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप वहां जाकर कहानी के पुराने सभी एपिसोड्स पढ़ सकते हैं। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। इसी तरह से प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।